गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आज मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर जेई के लिए छात्रों के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। तो देखिए, जनरली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते क्या है। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि देखिए, जेई के छात्रों के लिए कि देखिए कंटेंट ऑल इंडिया कहीं नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर जेई का, मेरे पास ही है ओनली। बाकी का आपके पास बुक्स अगर हैं, बाकी चीजें तो आप पढ़ सकते हैं, तो आप करते रहें तैयारी। और बाकी की जो परीक्षा प्योर में होनी है, तो बाकी की मैं यही कहूंगा कि अपनी तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से आप एग्जाम दें। तो मैं बता रहा था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती क्या है जनरली। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिनको हम पुनः प्रयोग कर पाए, रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जिनका हम प्रयोग दोबारा ना कर पाए, तो वो नॉन। एक तरीके से हम परंपरागत और नॉन परंपरागत में चले जाते हैं। रिन्यूएबल का मतलब है जिन भी सोर्स हैं, जो भी हमारे पास साधन है, उनका प्रयोग हम बार बार करते रहें, ऐसे साधन जितने भी हैं रिन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं। जैसे नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे लकड़ी है, एक बार जला दिया खत्म हो गई, तो वो नॉन रिन्यूएबल होगी। लेकिन रिन्यूएबल कैसी होती है कि जिसको हम बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, ऐसी एनर्जी रिन्यूएबल के अंतर्गत आती है। जैसे कि सन हो गया, हवा हो गई, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, आपका जियोथर्मल हो गया, टाइडल वेव्स हो गई आपकी, तो ये सब कैसी रिन्यूएबल एनर्जी है। अब इसको क्लासिफाई किया गया है, जैसे देखा गया है कि देखिए जनरली कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल होती हैं। कन्वेंशनल परंपरागत को कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत को कहते हैं, ठीक है। अब परंपरागत क्या होते हैं और गैर परंपरागत जो चलते हुए आ रहे हैं पहले परंपराओं से, सदियों से, जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कन्वेंशनल में आएगा, ठीक है। ऐसे लिक्विड है, लिक्विड जनरली जो हम निकालते हैं, जैसे जनरली एक तरीके से तुम्हारा पेट्रोल है या फिर तुम्हारा कैरोसिन ऑयल है, तो सारा लिक्विड में आ गया। गैसेस में हो गया, जनरली जो हम गैसेस फॉर्म में उसको बना लेते हैं, जैसे कि हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे कि कौन सी गैसें हो गई आपकी, एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, इस टाइप की नेचुरल गैसेस, ठीक है, ये हमारी गैसेस में आ गया। सही है दोस्तों। और बाकी का हमारा और कौन सा आ सकता है जो प्रयोग में आता है, एक हाइड्रो एनर्जी हो गया, जो पानी वाली एनर्जी है, तो वो लिमिटेड है, पर फिलहाल तो पृथ्वी पर बहुत है पानी, तो ये सारी चीजें आती हैं कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में सॉलिड में जनरली लकड़ी है, कोयला है, कैसा है ये, सॉलिड, ठीक है। लिक्विड जो आपकी जितना भी फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, ये सारी चीजें लिक्विड फ्यूल्स इसमें आ जाएंगे, ईंधन में, ठीक है। आपका गैसेस में जनरली कौन से हैं, गैसेस में मैंने आपको बताया कि आपकी सीएनजी वगैरह और जो एलपीजी है वो सारी यूज करते हैं, तो हमारी गैसेस में आ जाएगी। कन्वेंशन जो कि खत्म होगी तो हम दूसरे द्वारा यूज नहीं कर सकते, ये कन्वेंशनल आते हैं, ठीक है। और जो कि ये नॉन रिन्यूएबल होती है। न्यूक्लियर जनरली यूरेनियम, थोरियम से जो हम न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर खत्म हो जाएगी, यानी कि जो भी हम थोरियम यूरेनियम खत्म हो गया तो वो हमारा बनना बंद हो गया, ठीक है, इस टाइप से। आप देखो नॉन कन्वेंशनल जो कि हमारे आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, ठीक है, जैसे कि हमारा सन, विंड, बायोमास, जियोथर्मल और ओशियन, ठीक है दोस्तों, रिन्यूएबल जिनका हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं। सन की एनर्जी, सन पर तो इतनी एनर्जी अपार है जो कि खत्म होने का नाम पता नहीं, करोड़ों साल मिलेगी तो हम करोड़ों साल तो जाएंगे नहीं, तो ये हमारे लिए रिन्यूएबल है क्योंकि ये बार बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी हमारी विंड एनर्जी है, हवा चलती है, हवा चलेगी क्योंकि ये जितना भी है मानसून है, कोई भी सीजन है, हवा चलती है, तो उससे ये हमारी खत्म होनी नहीं है। हवा चलना क्यों नहीं बंद हो सकती, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन दिशा पर ये आधारित है, तो वो कभी घूमना बंद नहीं करेगी, ठीक है। बायोमास हो गया, जनरली गोबर गैस वगैरह जो बनाते हैं हम, उससे जो गैस बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जियोथर्मल जो पृथ्वी की तापीय ऊर्जा जो है, उससे जो हम ऊर्जा बना रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। अब आती है हमारी ओशियन में आती है हमारे टाइडल, जो ज्वार भाटे आते हैं और जो वेव्स होती है सुनामी वाली टाइप से, उससे हम एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। जियोथर्मल के लिए जनरली हम जो समुद्र है उसके अंदर देखते हैं कि 10 डिग्री का अंतर होता है, तो वहां जियोथर्मल आराम से जनरेट करते हैं। काफी महंगा है इसको जनरेट करना, ऐसी ओशियन को भी जनरेट करना बहुत ही महंगा है, क्योंकि इसमें भी आप मान के चलिए जो आपकी एनर्जी है टाइडल से बनती है और आपकी वेव से बनती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि ये एनर्जी इतनी जल्दी हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जनरली हम सन, विंड, बायोमास इस टाइप से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सन हम सोलर एनर्जी के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं आज विंड एनर्जी के बारे में आपको बताऊंगा। विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी के लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके साथ में कि बाकी जो बेसिक चीजें हैं, विंड एनर्जी इंडिया में कहाँ स्टैंड करता है उसके लिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए,
इंडिया का जो विंड एनर्जी में स्थान है, पवन ऊर्जा में जो स्थान है 5वां, विश्व में 5वां स्थान है विंड एनर्जी में भारत का। ठीक है दोस्तों, पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है डेनमार्क का। पवनों का देश उसको कहा जाता है तो डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश उसको कहा जाता है तो डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश, ये याद रखिए, पवनों का देश, पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में अगर मैं बात करूं कि जो पहला ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, पवन ऊर्जा संयंत्र, तो ये कहाँ लगा है? तो ये लगा है दोस्त अपना तमिलनाडु में। कहाँ लगा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? कन्याकुमारी में। कहाँ? कन्याकुमारी में। ये कन्याकुमारी में लगा है। और कितनी ऊर्जा जनरेट करता है, कितनी एनर्जी जनरेट करता है? तो 380 मेगावाट। पूछा जा सकता है कि कहाँ लगा है पवन ऊर्जा संयंत्र भारत में? तो ये लगा है 380 मेगावाट का तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है, और भारत का कौन सा स्थान है? तो 5th स्थान है। फर्स्ट किसका है? तो डेनमार्क का है। सेकंड किसका है? तो जर्मनी का है। ठीक है, विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो स्पीड होनी चाहिए हवा की, कितनी चाल होनी चाहिए? तो देखिए विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। लेस, इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम होगी तो फिर वहां नहीं जनरेट होगी। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए विंड एनर्जी के लिए। ठीक है दोस्तों, 1 मेगावाट के एरिया के लिए कितनी, 1 मेगावाट का प्लांट लगाना है पवन ऊर्जा के लिए, तो कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है? तो ये होती है 2 हेक्टेयर की। 2 हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। भविष्य में पूछा जाता है कि भविष्य में पवन ऊर्जा का कितना प्रतिशत या कितना मेगावाट भारत जनरेट करेगा? तो ये भविष्य के लिए बता दूं तो 4500 मेगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है भविष्य के लिए, 4500 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब जो ये टरबाइन है, जो कि टरबाइन घूमती है, ये एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है, इसका क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में कि ये पवन ऊर्जा का जो पवन चक्की लगी हुई है किस तरीके से, कैसे एनर्जी जनरेट करती है, टरबाइन कैसे लगे हैं, ये बालिका इसके अंदर यहाँ पे बैटरी कैसे लगी हुई है, सर्किट कैसे काम कर रहा है, इसका टोटल की इस मेटल से बनी है इसकी टरबाइन, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में भाई थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।